हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हमारे प्यारे लाल। अरे भैया आप लोग ठीक है ना, एकदम बढ़िया है। तो मैं जो आप लोगों से दावा किया था और वादा किया था कि मैं 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा। किसका? तो आप लोगों को मैं बता दिया था कि फिजिक्स का। और कल जो है केमिस्ट्री का आप लोगों को 2 नंबर वाला अपलोड हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का। और आप लोग को फिजिक्स का जो 5 नंबर वाला जो मैं गेसिंग क्वेश्चन जो किया हूँ, ठीक है, क्वेश्चन किया हूँ और कहाँ से पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ के लिए तो मैं ले आया हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो इसे आप लोग पूरा देखेंगे ही और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा हर साल मैं 60 को दूंगा 2 नंबर वाला, ठीक है, अपना मन से। उसमें से आप लोग को 20 को तो एग्जाम हॉल में रहेगा और मैं 40 को एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। और आप लोग को 100% 20 को में से टक्कर दे देगा, लेकिन बनाना कितना है 10 को। उसके बाद मैं 30 को 5 नंबरिया में गेसिंग किया हूँ, जिसमें से पूछता है क्या को, तो 6 को पूछता है, 6 पूछता है, जिसमें से आप लोग को 3 बनाना है। तो 30 को मैं दिया हूँ, कोई ज़्यादा नहीं दिया हूँ, 5 गुना दिया हूँ इससे, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं याद करना है, थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑब्जेक्टिव तो मैं रोज़ शाम में 7 बजे से कराता हूँ। आज शाम में आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा लाइव, याद रखिएगा 8 बजे से। कितने बजे से? तो 8 बजे से आप लोग को लाइव क्लास कराया जाएगा, जिसमें मॉडल पेपर आप लोग कराया जाएगा जो 100% पूछा जाता है। तो रोज़ जो है अब सब्जेक्टिव भी अपलोड होगा, ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए इसको आप लोग गर्दा छुड़ाइए, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जो 1 नंबर क्वेश्चन किया था, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई आवेशित कण किसी स्थान, ठीक है, किसी स्थान पर स्थित हो, ठीक है, उस स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर पर लगने वाला बल एफ ही हो, यानी कि ई वेक्टर क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ ई वेक्टर, ठीक है। फिर क्या करा है, तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर पर लगने वाला बल एफ एम वेक्टर था। बी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय को हम लोग मैग्नेटिक कहते हैं, तो एफ एम वेक्टर हो गया, ठीक है। हो तो उस आवेश पर लगने वाला बल के सदिश योगफल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि एफ वेक्टर हो गया टोटल सदिश योगफल कुल हो गया, ठीक है, तो लॉरेंज बल हो गया। अब क्या कहता है कि एफ ई वेक्टर प्लस में एफ एम वेक्टर दोनों के योगफल को, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एफ वेक्टर बराबर एफ ई वेक्टर को हम लोग, चलिए नीचे है लिखा हुआ, तो नीचे समझ लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए नीचे समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समझा ही दिया हूँ कि एफ वेक्टर बराबर एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। एफ ई वेक्टर बराबर होता है, चूँकि यहाँ पर छूट गया, चूँकि एफ ई वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। कहे कि सर ई वाला फार्मूला कहाँ से आ गया, तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पढ़ेंगे तो ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर बटे क्यू। अनंत आवेश पर, हाँ, अनंत पर स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी पर आप लोगों को एफ वेक्टर बराबर क्या हो, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर आ गया, ठीक है, क्रॉस गुना करके मैं लाया हूँ। फिर क्या करें, एफ एम वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 में ये दोनों का मान रख देंगे, एगो एफ ई वेक्टर का मान रख दिए और एफ एम वेक्टर का। तो जब रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, तो यहाँ पर तो हो गया एफ ई वेक्टर के जगह पर ये हो गया, एफ एम वेक्टर के जगह पर ये रख दिए। अब इसमें से क्यू कॉमन हो जाता है, तो जब क्यू को हम लोग कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, ई वेक्टर प्लस ये वाला बच गया, यही ना बच गया, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो समीकरण 2 को लॉरेंज का संबंध कहते हैं, तथा इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए आगे की रोम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहेंगे, ठीक है। आगे क्या करा है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, तो समान परिमाण के 2 आवेश, ठीक है, 2 विपरीत आवेश जो अत्यंत छोटी दूरी से विलगित हो, मतलब छोटी दूरी पर हो, जैसे एच सी एल, तो एच पर प्लस होता है और सी एल पर माइनस। तो ये क्या कह रहा है कि समान परिमाण, यानी कि प्लस भी एगो है और माइनस भी एगो है, तो समान परिमाण के हैं, लेकिन विपरीत आवेश है, एगो प्लस में है तो एगो माइनस में है। तो विपरीत आवेश जब अत्यंत छोटी दूरी से विलगित हो, मतलब कि दूर हो,
ठीक है। तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे HCl CO, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर में, 2 में क्या करें, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कोई चालक का प्रतिरोध R जो है चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक के लंबाई, यानी कि प्रतिरोध जो है चालक के लंबाई के समानुपाती, यानी कि L के समानुपाती हो गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तथा चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती A1/L, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती L/A। कहिए कैसे सर जी आ गया, तो L ऊपर में है, A कहाँ है, नीचे में, तो जो मिलता है उसको रहने दिया, जो नहीं मिलता है उसको सजा दिए। तो यही होता है R, क्या हो गया, R व्युत्क्रमानुपाती L/A। चलिए एकदम। अब आए की ओर क्या होता है, यही कहता है, इसका नियम है कि जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाइए तो एक नियतांक देते हैं। तो यहाँ पर ये रो है, ये जो ऐसे लिखे है रो है, तो रो एक नियतांक है, ठीक है। तो रो दे दिया है L/A है, तो रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए एकदम आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे भाई। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 1 मिनट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लीजिए, ठीक है। PDF के बाद में करेंगे लास्ट में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत, हाँ, इसको लिखने में हमको टाइम लग गया 2 दिन। संधारित्र की धारिता को समझाए तथा SI मात्रक लिखे। कहिए कि सर जी आपके पास 2 दिन कैसे, तो भैया सवेरे 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक दिन में क्लास है हमारा, ठीक है, पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद 11 बजे आते हैं तो खाना उना खाए पिए तो 12 बज जाता है। फिर 12 बजे से थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, और रेस्ट नहीं लेते, आप लोग को जो लाइव क्लास कराते हैं, चाहे वीडियो हम बनाए हैं उसी का एडिटिंग करते हैं 12 से 1 तक। फिर थोड़ा देर आराम करते हैं, और उसके बाद लगातार एकदम 1:30 बजे से लेकर के एकदम लगातार शाम 6 बजे तक जो है क्लास में हम लोग रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप लोग कहिए कि सर आप लोग मेहनत नहीं करते हमारे भाई। हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं, अगर हम लोगों की तरह आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो बहुत सक्सेस कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आता हूँ आप लोगों के साथ लाइव वाला सेटिंग करता हूँ, फिर 1 घंटा फिर अगले आप लोगों को लाइव कराता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग को अब की बार 95 पार उठवाना है मेरे भाई, हर विषय में आप लोगों को, ठीक है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्या करा कि संधारित्र की धारिता को समझाए तथा SI मात्रक लिखे। ध्यान से देखिए, तो किसी संधारित्र के आवेश एवं उनके 2 प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो क्या करें, कोई संधारित्र है और उसके आवेश एवं उनके 2 प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो इसे हम लोग संधारित्र की धारिता को C से सूचित करते हैं। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट या फैराड। कूलम प्रति वोल्ट या फैराड भी कह सकते हैं संधारित्र की धारिता का SI मात्रक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट 20 को क्वेश्चन कराना है मेरे भाई। कितना क्वेश्चन कराना है, 20 क्वेश्चन कराना है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या करें, विद्युत वाहक बल को समझाए SI मात्रक लिखे। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ मान लीजिए कि एगो विद्युत परिपथ ये पूरा है, ये पूरा का पूरा विद्युत परिपथ में प्रवाह मतलब कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है, व्यय मतलब खर्च, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे जाई से सूचित करते हैं। जाई मतलब ऐसे रहता है, इसको ई नहीं बोलिएगा। एप्सिलॉन ऐसे होता है, जाई ऐसे होता है, ई ऐसे होता है। ये हो गया जाई, ये हो गया ई, ये हो गया एप्सिलॉन। चलिए आगे फिर इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ऐसे इसमें नहीं लिखा हम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आप लोगों को पूरा चांस दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5 तक हो गया। अब हम लोग 6 नंबर में बढ़ते हैं। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में होता है क्या कि मिश्र धातुओं से बने प्रतिरोध का मान अल्प होता है। मिश्र धातुओं से बने प्रतिरोधों का मान क्या होता है, अल्प मतलब बहुत कम होता है। तो उच्च मान के लिए प्रतिरोध को सामान्यतः कार्बन के बनाए जाते हैं। मतलब उच्च प्रतिरोध मतलब कि उच्च मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध के सामान्यतः क्या कर जाता है, कार्बन के बनाए जाते हैं। जैसा कि ये रंग को दर्शाएगा, अंक को और गुणक को, और सहायता बैंड अभी नहीं लिखे, सहायता बैंड नीचे लिख दिए हैं। तो जैसे
काला है, भूरा है, लाल है, नारंगी है और पीला है, हरा है, नीला है और बैगनी है, धूसर है और सफ़ेद है। तो इतना ही सफ़ेदे तक याद रखना है, ठीक है। ऐसे मैं और लिख दिया हूँ यहाँ पर, जैसे सुनहरा और चांदी का रंग। तो सुनहरा का हो गया ये 10 के पावर -1, ये हो गया चांदी का 10 के पावर -2। मतलब यहाँ पर लिखा गया, लिखना था हमको, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो काला के लिए 0 होता है, उसका भूरा के लिए ब्राउन, BB रोए GBVGW। याद रखें, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसा कि ट्रिक पहले बता देता हूँ मैं, कैसे याद रखेगा। देखिए यहाँ पर कोडिंग BB रोए है ना, बीबी रोए यानी कि इसका कोडिंग देखिए, 0 से शुरू होता है 4 तक। BB रोए, ऑफ को कॉमन कर देना, ऑफ ग्रेट 5 में है, भारत 6 में है, ईज को कॉमन कर देना है। वेरी गुड वाइफ, तो क्या कहिएगा, BB रोए ऑफ ग्रेट भारत इज वेरी गुड वाइफ। BB रोए ऑफ ग्रेट भारत इज वेरी गुड वाइफ। तो ऐसे में आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इधर आप लोग समझ लीजिए। और ये गुणांक है, गुणांक मतलब कि जो काला का कितना गुणांक हो जाएगा, तो 0। और इसी तरह से नारंगी के पूछेगा, ठीक है, तो 3, पीला का पूछेगा 4। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। अगर इसका अंक है, अंक, ठीक है। गुणांक क्या हो जाएगा उसका पावर में, तो अगर 0 है तो 10 के पावर, अगर 1 है तो 10 के पावर 1 कर दिया, 2 है तो 2, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ गए हैं इसको। चलिए इसको आप लोग समझ गए। अब देखिए बैंड के बारे में समझ लीजिए। पहला बैंड जो है फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, यानी कि प्रथम मतलब संकेत को दर्शाता है। दूसरा का सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट को दर्शाता है। थर्ड बैंड जो है डेसिमल गुणांक, यानी कि दशमलव गुणांक को दर्शाता है, ठीक है। और चौथा बैंड जो है टॉलरेंस, यानी कि सहायता को दर्शाता है। टॉलरेंस यानी कि गोल्डन के 5% और सिल्वर के 10% होता है। ये भी आप लोगों को पूछता है। और ये तो BB रोए ऑफ ग्रेट भारत इज वेरी गुड वाइफ, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग तेज़ी में एकदम। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें पूरा आशा है। आगे देखिए हमारे प्यारे लाल। और भैया आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो करते रहिए, एक लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कह रहा है क्या कि अगर एगो कुंडली में धारा परिवर्तन होगा तो ओकरे कारण दूसरा कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, मतलब बहेगा, वह उत्पन्न होने की घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग सभी हमारे प्यारे भाई तेजी में। चलिए आप कह रहे हैं चौक कुंडली। चौक कुंडली मतलब भौत कुंडली नहीं, चौक कुंडली। चौक कुंडली क्या करा है कि चौक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। समझ गए? फिर से समझिए। देखिए जैसे ये हो गया, एगो कुंडली बना दी हम लोग, ये कुंडली है, लपेट दिए हम लोग इसमें। तो इसमें क्या लपेट दिए? तो उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली हो गया ये, ठीक है। उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली हम लोग ये बना लिए, ठीक है, कुंडली बना लिए। अब क्या करा है कि जो नरम लोहे के क्रोड, यानी कि ये कोर जो है ये बना हुआ आरी से नरम लोहे के है, इस पर तांबा का तार जो ऐसे ऐसे फेरों की ऐसे ऐसे लपटल है ना, ये जो लपटा हुआ है ऐसे ऐसे, ये तांबा का तार है, इसको लपेट करके बनाया जाता है चौक कुंडली। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हमें आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए 9 नंबर में क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है क्या कि चुंबक के क्षेत्रों में 2 मानक स्थितियों को लिखे। तो देखिए, एक होता है भौगोलिक स्थिति, एक होता है चुंबकीय स्थिति। तो एक में क्या कर रहा है, चुंबक के पृथ्वी के किसी स्थान पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं। ये तो हल्का है, ऊर्ध्वाधर तल को कहेगा, ठीक है, ये हल्का है, याद हो जाएगा। 2 में क्या कर रहा है भौगोलिक आमोत्तर में कि किसी स्थान पर, ठीक है, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को, तो भौगोलिक से गुजरेगा तो भौगोलिक यामोत्तर, चुंबक से होकर के चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरेगा तो चुंबकीय यामोत्तर। चलिए आप लोग को याद हो गया होगा मेरे भाई, मैं जो बताता हूँ उसको याद करते चलिए। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
हमें पूरा आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो हमारे प्यारे भाई, अगला जो है केमिस्ट्री का 2 नंबर वाला मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ, अब पूरा डिटेल में मैं ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ठग रहा हूँ आप लोगों को, किस प्रकार से आप लोग को आंसर देना है एग्जाम हॉल में, उस तरीका से मैं लाया हूँ। ठीक है, क्या करें, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाए। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उसे उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से, कोई स्थान पर अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा के बारे में जे राशि से हम लोग को उस स्थान पर पृथ्वी के मतलब हमको पता चलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे पृथ्वी के चुंबकीय तत्व जो निम्न है। पृथ्वी का चुंबकीय तत्व निम्न है, कौन कौन है? तो 1 में दिक्पात, 2 में नतीया नमन, 3 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर से 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2 गो ऑब्जेक्टिव है, 2 गो 2 नंबरिया, यानी कि 6 नंबर की चैप्टर से पूछ दिया है। ठीक है, एगो नतीया नमन पूछ दिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें पूरा आशा है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे क्या करा है मेरे भाई, 11 में समझिएगा, अपवर्तनांक से 1 मिनट चुंबक के क्षेत्र। हाँ चलिए ठीक है, क्या करें, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि निर्वात में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए प्रकाश का चाल जो है समान होता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा न हो, भिन्न भिन्न माध्यमों में जहाँ द्रव्यात्मक होता है, द्रव्यात्मक माध्यम होता है, जैसे पानी हो गया द्रव्यात्मक होता है, हवा हो गया द्रव्यात्मक होता है, जल हो गया, चाहे वायु हो गया, चाहे कांच हो गया, चाहे पत्थर हो गया, ये सब हो गया क्या, द्रव्यात्मक हो गया। तो द्रव्यात्मक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। चलिए एकदम समझ गए। जैसे कांच में आप लोगों को देखिए, क्राउन कांच का कितना होता है, 1.25, फिलिन का क्या होता है 1.67, जल का क्या होता है तो 1.33, वायु का क्या होता है तो 1.0003, यानी कि सभी का भिन्न भिन्न है ना मेरे भाई। ये द्रव्यात्मक माध्यम के है, और निर्वात में तो भैया एकदम जो होता है सभी का समान होता है निर्वात में। चलिए आगे की ओर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मेरे भाई। मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल बताता हूँ। केमिस्ट्री का भी मैं ला रहा हूँ बहुत जल्द। आप लोग केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हुए रहिए। बोर्ड पर बनाने नहीं सकता हूँ अभी मैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस पर बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा सा टाइम चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, और इस पर थोड़ा जल्दी खींचा जाता है। एक और बात, क्या कहता है, हाँ मैं बोर्ड पर वाला भी जो मैं बनाता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को आंसर भी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, इसीलिए। और मैं बहुत जल्द ही 60 गो 2 नंबर या फिजिक्स का ला रहा हूँ, जो कि 100% 20 गो के 20 गो टक्कर दे देगा। 10 गो बनाना है एग्जाम हॉल में आप लोगों को। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। 12 में क्या करें, संपर्कित लेंसों की क्षमता को समझाए। तो 2 समतुल्य लेंस कह रहा है, संपर्कित लेंस मतलब समतुल्य लेंस। तो क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक लेंसों के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस आवर्धन एवं जिस स्थान पर बनता है उसी स्थान पर बनता है, और उसी आवर्धन का प्रतिबिंब केवल एक लेंस के द्वारा प्राप्त होता है, उन सभी लेंसों को हम लोग समतुल्य लेंस या संपर्कित लेंस कहते हैं। समझ गए? एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हमारे सभी प्यारे भाई, हमारे नन्हे मुन्ने एवं प्यारे प्यारे। अरे भैया प्यारेलाल सर, अरे भैया धुआं छोड़ाइए ना, बस एग्जाम हॉल में गर्दा छोड़ाने का। हाँ, आप लोग केवल हमसे जुड़े रहिए। चलिए फटाफट। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव जो है, और इसका 5 नंबरिया वाला गेसिंग वाला जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है, 5 नंबरिया गेसिंग वाला। अब 2 नंबरिया के गेसिंग वाला मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। कल जो है केमिस्ट्री का 2 नंबरिया पूरा एकदम अपलोड हो जाएगा। कल केमिस्ट्री का, आज फिजिक्स का है, कल केमिस्ट्री का। चलिए आगे की ओर देखिए। टाइम अगर मिले ना मेरे भाई तो हम तो गर्दा छुड़ा देते। निकट दृष्टि दोष के कारणों को लिखे तो क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना 1 नंबर कारण। 2 नंबर कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस के मान का घट जाना। इन दोनों कारणों से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से आगे बन जाता है। देखिए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का मान घट जाना, ठीक है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का मान घट जाता है। एकरे कारण जो रेटिना पर ना बनकर के रेटिना से आगे बनता है प्रतिबिंब।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हमारे प्यारे भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के मात्र इतना ही लिखना था, ठीक है, इतना ही, लेकिन हम पूरा डिटेल करवा दिए हैं। तो आप लोग पूरा डिटेल नहीं, केवल मैं परिभाषा समझा देता हूँ। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, जैसे वर्षा की बूंद है, आई पर सूरज ऊपर आता है, तो ऊपर से वर्षा जब बरसता है तो इस पर सूरज की किरण आया तो इस पर पड़ा, ठीक है। और प्रेक्षक का पीठ यानी कि वर्षा के बूंद का पीठ, ठीक है, पीठ जब सूर्य की ओर रहता है तो सामने क्षैतिज सकेंद्रीय एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखिए, इधर क्या कराए, इंद्रधनुष में 2 इंद्रधनुष एक साथ होते हैं। अंदर वाले इंद्रधनुष को प्राथमिक कहते हैं, जिसका निर्माण वर्षा की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, इंद्रधनुष के बाहरी भाग वाले इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, बाहर वाला के, ठीक है, जिसका निर्माण वर्षा की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा चमकीला होता है। प्राथमिक ज़्यादा चमकीला होता है, द्वितीयक कम होता है, इसका अर्थ हुआ। चलिए आगे की ओर। हाँ 1 मिनट, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। इतना ही लिखना है आप लोग को एग्जाम हॉल में, खाली इतना याद कर लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष के मतलब कि चमक ज़्यादा होता है, द्वितीयक के कम होता है। चलिए ले लिया है, हमें पूरा विश्वास है। और आप लोग एक लाइक भी करते रहे मेरे भाई, एक लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। और नीचे जितना आप लोग को लिंक दे दिया गया है, और इसका PDF जो है मेरा वेबसाइट पर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे दे दिया गया है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक नीचे दे दिया गया, आप लोग वेबसाइट पर जरूर एक बार जाए। चलिए तरंगाग्र को समझाए। क्या करा कि समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। फिर क्या करा, मतलब परिभाषा तो इतना ही लिखना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल कर रहा है समझाने के लिए। तो प्रकाश की किरण जिससे प्रकाश के संचरण की दिशा निरूपित होती है, हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होते हैं, ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। PDF लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलिए एकदम, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे की ओर क्या कह रहा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाइए। तो आप लोग को इतना ही लिखना है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। समझाने के लिए कहा तो थोड़ा नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी भी नाभिक को उसके अवयवी कणों में अलग अलग करने के लिए जितनी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब मान लिया जाए कि जो अलग अलग करने के लिए, जैसे मान लिया कि नाभिक के अवयव होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों को अलग करने के लिए जितना बाहर से मतलब कि बाहरी ऊर्जा जितना खपत होगा, उसी के मतलब कि उसी ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे की ओर देखिए, थोड़ा डिटेल है। यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा M हो, क्या हो, डेल्टा M हो, तो उसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों को अलग अलग करने के लिए डेल्टा mc² ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अतः नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर, तो डेल्टा EB, तो B के मतलब बॉन्ड, E के मतलब ऊर्जा, यानी कि बॉन्डिंग ऊर्जा हो गया, बंधन ऊर्जा क्या हो गया, बंधन ऊर्जा, बराबर डेल्टा mc²। एकदम ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, mc²। यहाँ पर डेल्टा लग गया तो यहाँ पर भी डेल्टा लग गया, आइंस्टीन के समीकरण है। और यहाँ पर B लगा दिया, बॉन्ड ऊर्जा कह रहा है, बंधन ऊर्जा, तो बॉन्ड ऊर्जा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोगों को अब की बार 95 पार कराना है मेरे भाई। मैं जो वादा किया हूँ निभा कर रहूँगा, आप लोग केवल निभाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब जो है आप लोग को 5 नंबर वाला आंसर अब मैं दे दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को केमिस्ट्री का जो है 2 नंबरिया अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का 5 नंबरिया अपलोड करूँगा। और मैं बोर्ड एग्जाम में आप लोग देख लीजिएगा, मेरा जितना गेसिंग किया हुआ है बहुत दिन पहले ही मैं कर दिया हूँ, वही में से 6 के 6 पूछा हुआ है, ठीक है। मेरा गेसिंग में से 5 नंबरिया वाला नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया गया है, ठीक है।
हाँ, एकदम आप लोग को मैं कहता हूँ ना, मेरा गेसिंग कभी भी कोई काट नहीं सकता है। केवल आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए। हमसे जितना आप लोग लगाव रखेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा करेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई ये सब। 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 में। क्या करें, एंड गेट को समझाएं। तो एंड गेट के देखिए यहाँ पर ये हो गया विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसका स्विच 1 और स्विच 2 छूट गया। ठीक है, एक स्विच 1 है और एक स्विच 2 है। तो इसमें स्विच 1 और स्विच 2 के बारे में समझिए। स्विच 1 को ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए फिगर 2 में दे दिया है बुलियन व्यंजक को। तो बुलियन व्यंजक थोड़ा छोटा बन गया है, कॉपी में तो दिखिए जाएगा, लेकिन हम थोड़ा बड़ा बना करके बताते हैं। यहाँ पर आप लोग को ये हो गया। तो यहाँ पर ए डॉट बी बराबर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग को दे दिया ए और बी। अगर यह कहता नंद एंड गेट कह रहा है, नंद गेट अगर कह देता तो यहाँ पर हम लोग एक बुलियन व्यंजक लगा देते, यहाँ पर इन्वर्ट बल्ब, और यहाँ पर ऐसे चढ़ा देते। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एंड गेट पूछा है, नंद गेट नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर वाले ऑप्शन कहते हैं, यहाँ पर ये वाला करेक्ट है। ठीक है, और यहीं पर अगर कह देता ना, यहाँ पर खाली ए नहीं जैसे लगा देता, नंद गेट कह देता, तो आप लोग जो मैं बताया वो बात वही बात होता। चलिए सत्यापन टेबल इसका देखिए कि जब इनपुट, जब देखिए इनपुट ए या बी है, आउटपुट क्या वाई है। तो जब इनपुट ऑफ रहेगा तो आउटपुट भी ऑफ रहेगा। ठीक है, और जब इनपुट में मतलब ऑन ऑफ रहेगा तो ऑफ। अगर एको को ऑफ हुआ, देखिए एंड गेट में याद रखिए, एंड गेट में याद रखिएगा कि अगर इनपुट में एको को ऑफ हुआ तो सब ऑफ, और दोनों के दोनों ऑन होगा तब ये ऑन आएगा। ठीक है, आउटपुट। बात समझ गए मेरा एकदम। तो यहाँ पर वही बात को लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि एंड गेट की क्रिया को चित्र 1 में दिखाया गया है। चित्र 1 से स्पष्ट है कि जब S1 और S2, स्विच 1 और स्विच 2, ठीक है, दोनों स्विच एक साथ ऑन होता है तभी बल्ब जलेगा। ठीक है, अभी मैं तुरंत बताया हूँ। ठीक है, लॉजिक संकेत को चित्र 2 में दिखाया गया है। इसकी क्रिया का वर्णन करने के लिए ट्रुथ टेबल का उपयोग किया जाता है, जिसे चित्र 3 में दिखाया गया है। ठीक है, इसका बुलियन व्यंजक आप लोग को वहाँ पर भी मैं बता दिया हूँ, यहाँ पर भी आप लोग को दे दिया गया है। चलिए एक को क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब 17 नंबर हो गया, मात्र अब बच गया 3 गो। तो 3 गो और हल्का है। तो आप लोगों को बस एक ही मेरा कहना है कि आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, जानते हैं, दिन रात को 2 बज गया लिखते लिखते, समझ गए ना, 2 बजे तक मैं लिखते रहता हूँ, 2 बजे तक। क्या आप लोग 2 बजे तक पढ़ते हैं? फिर 2 बजे के बाद मैं 5 बजे उठ जाता हूँ 10th वाले के लाइव के लिए। ठीक है, 10th वाले सर मैं रखा हुआ हूँ 10th वाले के लिए, तो वो बनाते हैं। तो उनके लिए सेटिंग हमको ही करना पड़ता है, टोटल हमको ही वर्क करना पड़ता है। तो सोचिए हम आप लोग के लिए इतना कम सोते हैं। संडे को जो है थोड़ा सा ज़्यादा सो लेते हैं, 5-6 घंटा सो लेते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो बताया गया है उसमें संक्षेप में इस गेट की क्रिया को लॉजिक संकेत, सत्यापन टेबल या बुलियन व्यंजक में इसी द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए इतना लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे की ओर। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि नमन कोण की परिभाषा लिखे। नमन कोण की परिभाषा लिखे। क्या करा है, किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति या नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिए होंगे, हमें पूरा आशा है। 19 में क्या कर रहा है हमारा प्यारा लाल, अरे भैया आप लोग बस आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मेरा वेबसाइट का नाम है studysyllabusparveenkumar.com, जो कि गूगल पर मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट करके दे दिया गया है। ठीक है, PDF लेना है तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। क्या करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण दे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, जल, एल्कोहल, हाइड्रोजन, हवा, हीलियम एवं अन्य निष्क्रिय गैस। अन्य निष्क्रिय गैस मतलब हाइनागरकर 0 रन, यानी कि 6 के 6 अक्रिय गैस। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप लोग को वेबसाइट पर जाना नहीं पड़ेगा। अगर PDF लेना है तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट। और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द केमिस्ट्री का भी ला रहा हूँ। क्या करें, अर्धचालक को समझाइए।
अर्धचालक को समझाइए। तो चलिए हमारे प्यारे भाई, अर्धचालक को, तो अर्धचालक वैसा पदार्थ है जो चालक और कुचालक के बीच अपनी चालकता मान रखता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसा पदार्थ, यहाँ पर अर्धचालक छोड़ दीजिए, वैसा पदार्थ। ठीक है, वैसा पदार्थ से शुरू कीजिएगा, तब ना अंतिम में अर्धचालक कहते हैं कहिएगा। हाँ, यहाँ पर इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। चलिए, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम एक शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक है। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है कि अर्धचालक की वैद्युत चालकता कितना से कितना के बीच होता है। वैद्युत चालकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो साइमेंस मीटर इनवर्स, याद रखिएगा, या ओम। ठीक है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो इसका होता है 10 के पावर 5 से 10 के पावर -6 साइमेंस मीटर इनवर्स। आगे करके अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर, थोड़ा देर पहले आप लोग देखे हैं। तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर 6 होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाइएगा तो इसका चालकता बढ़ जाएगा, और जबकि चालक में ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को बहुत आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। और बताइए आप लोगों को कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और चैट बॉक्स में चैट करते रहिए। आप लोगों का कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूं और आप लोगों को मैं आंसर भी देता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग केवल हमसे जुड़े रहिए मेरे भाई, क्योंकि साइंस के लिए परफेक्ट चैनल में मैं बार बार कहता हूं और 1000 बार कहूँगा, ये साइंस के लिए परफेक्ट चैनल है। साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो हमसे जुड़े रहना है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे। और पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहिए, पीडीएफ को आप लोग को अगर लेना है तो वेबसाइट पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट पर आप लोग को सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर में लिखा लगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा, एकदम मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आप लोग जितना हो सके मेरे भाई उतना शेयर भी करें। ठीक है, और टेलीग्राम दे दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे भैया आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो ज़्यादा हम कुछ थोड़ी नहीं मांग रहे हैं। और लाइक कीजिएगा तो उससे हमको घाटा है और नहीं फ़ायदा है, आप लोगों को फ़ायदा। क्यों? क्योंकि आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर लाइक ज़्यादा रहेगा तो आप लोगों का नाम ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, आप लोग जहाँ तक पहुँचाइए। आपके लिए मैं पूरा दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे लिए कुछ तो कीजिए, शेयर करते रहिए अपने भाइयों के साथ। ठीक है, तो चलिए इतना पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, और शाम में आप लोगों के साथ मैं मिलता हूँ लाइव में 8 बजे। 8 बजे आज शाम में लाइव आऊँगा। कितने बजे? 8 बजे। चलिए एकदम, सब दिन तो मैं 7 बजे लाइव आता हूँ, लेकिन आज 8 बजे आऊँगा। 7 बजे लाइव प्रतिदिन मैं आता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते हैं। तो इसी बात पर एक लाइक करते रहे और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि केमिस्ट्री का भी आप लोगों को अगर आंसर लेना है तो हमसे जुड़े रहना है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग एक बार जरूर चेक करें, जो ज़रूरत है वो सभी चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो इतना पर जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बहुत गुड।